भारत का इतिहास मतलब हजारों सालों की कहानी। इसमें साम्राज्यों का बनना बिगड़ना है, नए नए विश्वासों का जन्म है और संस्कृतियों का मिलन है। अब सोचिए, इतनी विशाल, इतनी उलझी हुई कहानी को आखिर समझा कैसे जाए। आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी सभ्यता को हजारों साल तक जिंदा रखती है। क्या सिर्फ तलवार के दम पर ऐसा हो सकता है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह होती है? किसी साम्राज्य की लंबी उम्र का आखिर राज क्या है? इसका जवाब दरअसल तीन बहुत ही पावरफुल फोर्सेस में छिपा है। इन्हें हम तीन इंजन भी कह सकते हैं, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की गाड़ी को हमेशा आगे बढ़ाया है। पहला इंजन है शक्ति, मतलब राज करने की ताकत। दूसरा है आस्था, यानी वो विश्वास जो जिंदगी को मायने देते हैं। और तीसरा है परिवर्तन, मतलब वक्त के साथ बदलने की काबिलियत। आज हम इन्हीं तीन इंजनों को जरा करीब से समझने वाले हैं। तो देखिए, सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले देखेंगे साम्राज्य की रूपरेखा, फिर चलेंगे अर्थ की खोज पर, उसके बाद समझेंगे क्या महान संश्लेषण, फिर टकराव और स्वतंत्रता के दौर को, और आखिर में बात करेंगे एक स्थायी विरासत की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले इंजन यानी शक्ति से। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे पुराने शासकों ने इतने बड़े बड़े साम्राज्यों को चलाने के लिए क्या कमाल के ऑर्गेनाइज सिस्टम्स बनाए थे। जरा मौर्य साम्राज्य के बारे में सोचिए। जब यूनानी राजदूत मेगस्थनीज उनकी राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचा तो बस देखता ही रह गया। उसने लिखा कि गंगा के किनारे बसा ये शहर एक जबरदस्त लकड़ी की दीवार से घिरा था, जिसमें एक दो नहीं पूरे 64 दरवाजे थे। और शहर का एडमिनिस्ट्रेशन, अरे वो तो और भी कमाल था। 30 लोगों की एक काउंसिल थी जो पूरे शहर को चलाती थी। ये काउंसिल भी 6 अलग अलग बोर्ड में बटी हुई थी, और हर बोर्ड का अपना खास काम था। कोई व्यापार देख रहा है तो कोई पब्लिक वर्क्स, सब कुछ एकदम सेट था। और देखिए, ये स्पेशलाइजेशन वक्त के साथ और भी बढ़ता गया। जब दिल्ली सल्तनत का दौर आया तो एडमिनिस्ट्रेशन एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम कर रहा था। वजीर था जो पूरा फाइनेंस संभालता था, आरिज़ ममालिक सेना का हेड था, काजी का काम था इंसाफ करना। अरे, यहां तक कि रॉयल फैमिली की देखरेख के लिए भी एक अलग ऑफिसर था। इससे साफ पता चलता है कि एक मजबूत साम्राज्य के लिए एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी कितनी जरूरी थी। फिर आते हैं मुगल बादशाह अकबर, और उन्होंने तो इस चीज को एक बिल्कुल ही नए लेवल पे पहुंचा दिया अपनी मशहूर मनसबदारी सिस्टम के साथ। ये एक बहुत ही जीनियस सिस्टम था जिसमें मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को एक साथ जोड़ दिया गया था। इसमें होता यह था कि अधिकारियों यानी मनसबदारों को सैलरी की जगह जमीन दी जाती थी, जिसे जागीर कहते थे, और उनकी रैंक दो चीजों पर तय होती थी। जात मतलब उनका पर्सनल रैंक और सैलरी, और सवार मतलब उन्हें कितने घुड़सवार सैनिक मेंटेन करने हैं। सोचिए, लॉयल्टी और मिलिट्री की तैयारी दोनों एक साथ पक्की। और अंदाजा लगाइए ये सिस्टम कितना बड़ा था। एक टॉप रैंकिंग मनसबदार की सैलरी 30,000 रुपये महीना तक हो सकती थी। उस जमाने में ये एक खजाना था, एक बहुत बड़ी रकम। इससे हमें मुगल नोबल्स की शान शौकत और उस एम्पायर के जबरदस्त स्ट्रक्चर का अंदाजा लगता है। तो ये तो हुई बात कि कैसे ताकत और एडमिनिस्ट्रेशन ने साम्राज्यों को जोड़े रखा। लेकिन कोई भी सभ्यता सिर्फ तलवार और कानून के दम पर नहीं चलती। उसे चलाने के लिए एक दूसरा इंजन भी चाहिए, और वो है आस्था। तो चलिए आप कहानी के इस पहलू को देखते हैं कि कैसे विश्वास और आध्यात्मिकता ने करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक दिशा दी। चलिए जरा बहुत पीछे चलते हैं, ऋग्वेदिक काल में। उस वक्त दुनिया को देवताओं से भरा माना जाता था। इंद्र थे बारिश के देवता, अग्नि आग के देवता, और इस पूरी कायनात के बनने की कहानी वो जुड़ी थी विराट पुरुष के एक महान बलिदान से। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां माना जाता था कि यज्ञ और पूजा पाठ से ही ब्रह्मांड का बैलेंस बना रहता है। लेकिन देखिए, समाज कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे वो बदला, लोगों ने जिंदगी के मायने ढूंढने के नए नए रास्ते खोजे, और इसी हलचल के दौर में दो बड़ी आध्यात्मिक क्रांतियां हुईं। एक तरफ जैन धर्म में महावीर ने परम ज्ञान के लिए सब कुछ छोड़ दिया, तो दूसरी तरफ बुद्ध ने दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाया, जिसे निर्वाण कहा गया। उनके जाने के बाद उनके फॉलोअर्स ने उनकी अस्थियों पर सांची जैसे शानदार स्तूप बनाए, जो आज भी उनकी सीख की याद दिलाते हैं। पर कमाल की बात यह है कि आस्था भी एक जगह रुकी नहीं रहती। वक्त के साथ बौद्ध धर्म के अंदर ही दो अलग अलग रास्ते बन गए। एक था हीनयान, जो बुद्ध को एक महान गुरु मानता था और आम लोगों की भाषा पाली में बात करता था। और दूसरा था महायान, जिसने बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया। विद्वानों की भाषा संस्कृत अपनाई, और उनका लक्ष्य सिर्फ अपनी नहीं बल्कि हर किसी की मुक्ति थी। सोचिए, एक ही विश्वास
और उसकी दो कितनी अलग अलग समझ। और ऐसा नहीं है कि यह सब सिर्फ नए धर्मों में हो रहा था। इसी के साथ साथ हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत गहरे फिलॉसफिकल बदलाव आ रहे थे। भगवद गीता ने समाज पर एक जबरदस्त असर डाला। सुख दुख में एक जैसा रहना, आत्मा का अमर होना और धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार लेना, ये वो बातें हैं जिन्होंने न सिर्फ उस जमाने में बल्कि आज भी पीढ़ियों को रास्ता दिखाया है। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे इंजन की, परिवर्तन, या इसे हम कह सकते हैं महान संश्लेषण। कभी सोचा है जब अलग अलग कल्चर एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है? नतीजा होता है कला, विज्ञान और सोच का एक बिल्कुल नया, एक अनोखा संगम। अब देखते हैं कि ये भारत में कैसे हुआ। इसकी शुरुआत अक्सर बाहर से आने वाले असर से होती है। जरा इस सिक्के को देखिए, ये यवनों का है, यानी यूनानियों का, जो भारत की जमीन पर हुकूमत करने वाले पहले विदेशों में से थे। लेकिन वो अपने साथ सिर्फ फौज लेकर नहीं आए थे, वो लाए थे नए आइडियाज, नया आर्ट और दुनिया को देखने का एक नया नजरिया। और यहीं से शुरू हुआ कल्चरल लेन देन का एक बेहद रोमांचक दौर। और इस कल्चरल मिक्सिंग का सबसे जीता जागता सबूत मिलता है आर्किटेक्चर में। चाहे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर हो या फिर खजुराहो के मंदिर, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये अपने आप में आइडियाज का संगम है। इन्होंने लोकल ट्रेडिशन को बाहरी स्टाइल के साथ ऐसा मिलाया कि द्रविड़ जैसी अनोखी शैलियां पैदा हुईं, जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देती हैं। और ये मेलजोल सिर्फ आर्ट तक ही नहीं रुका, ज्ञान के क्षेत्र में भी जबरदस्त सिंथेसिस हुआ। नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटीज ने इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाया। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां चीन, सेंट्रल एशिया, श्रीलंका, सब जगह से 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ रहे हैं। ये उस जमाने का एक ग्लोबल सेंटर ऑफ लर्निंग था। पाल राजाओं ने तो इसके खर्च के लिए 200 गांवों की पूरी इनकम ही दान कर दी थी। लेकिन इतिहास हमेशा सुकून भरे मेलजोल की कहानी नहीं होता, कभी कभी ये टकराव की कहानी भी होता है। और अब हमारी कहानी एक ऐसे ही नए और मुश्किल मोड़ पे आ पहुंचती है। ब्रिटिश राज का आना और फिर आज़ादी के लिए एक लंबा, बहुत कठिन संघर्ष। एक ऐसा संघर्ष जिसने इस उपमहाद्वीप को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज़ादी की ये राह दशकों लंबी थी और कुर्बानियों से भरी हुई थी। इसकी चिंगारी 1857 के गदर से चली। फिर 1908 में जब बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई तो ये आग और भड़क उठी। अंग्रेजों ने 1915 में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जैसे सख्त कानूनों से इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन जुल्म से आज़ादी की चाहत कभी दबती नहीं है। 1920 के दशक में गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। 1930 में उनके दांडी मार्च ने ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती दी और 1940 आते आते दिल्ली चलो का नारा हर जुबान पर था। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि आज़ादी की लड़ाई में हर कोई एक ही रास्ते पर नहीं था। एक और सोच भी थी जो मानती थी कि लोहा ही लोहे को काटता है। 1906 में युगांतर नाम के एक अखबार ने लिखा था, इसका इलाज लोगों के ही हाथ में है। इस जुल्म को रोकने के लिए भारत के 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथ उठाने ही होंगे। ये बात हमें याद दिलाती है कि आज़ादी का ये संघर्ष कितना कॉम्प्लेक्स था, इसमें कितने अलग अलग रंग थे। और इस पूरे संघर्ष के पीछे खड़े थे कुछ महान लोग, जिन्होंने अपने काम और अपनी सोच से पूरे देश को एक नई राह दिखाई। दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने दुनिया को बताया कि कैसे अंग्रेज भारत का पैसा बाहर ले जा रहे हैं। गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने सेवा और शिक्षा की बात की। तिलक थे, जिनकी स्वदेशी की एक आवाज ने पूरे देश में जोश भर दिया। सरोजिनी नायडू थीं, जो इस लड़ाई में आगे आने वाली पहली महिलाओं में से एक बनी। और हां, सरदार पटेल, जिन्होंने 565 से ज्यादा रियासतों को एक करके आज के भारत की बुनियाद रखी। तो हजारों साल के साम्राज्य, अलग अलग विश्वास और इतने लंबे संघर्ष के बाद आखिर बचता क्या है? चलिए आखिर में इन सारे ऐतिहासिक धागों को एक साथ पिरोते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए कौन सी विरासत छोड़कर गए हैं। इतिहास हमें एक बात तो साफ साफ सिखाता है, साम्राज्य ढह जाते हैं, सरहदें बदल जाती हैं, लेकिन आइडियाज वो हमेशा जिंदा रहते हैं। शासन चलाने के तरीके, जिंदगी के मायने की गहरी तलाश और अलग अलग कल्चर को अपने अंदर समा लेने की काबिलियत, शायद यही वो असली इंजन है जिन्होंने हजारों साल से भारत की कहानी को चलाया है। और शायद यही वो आइडियाज हैं जो आगे भी इसका भविष्य तय करेंगे। सोचने वाली बात है कि आज के दौर में भारत की कहानी को कौन सा इंजन आगे बढ़ा रहा है।